नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया डिबेट। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में उस देश का बजट महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत जैसी वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए वैश्विक चुनौतियों के बीच भी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को बनाने का लक्ष्य रखा गया है। हमारे देश की वित्त मंत्री 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश करेंगी। दुनिया का सबसे युवा देश है भारत, और उस देश का युवा अपने देश के बजट के बारे में क्या सोच रखता है, ये सवाल ज़रूरी है। हमारे देश की कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसी व्यवस्था को मजबूत बनाने में बजटीय आवंटन कितना महत्वपूर्ण है और भारत के युवाओं की भारत के बजट से क्या उम्मीदें हैं, ये जानेंगे आज के न्यू इंडिया डिबेट में। हम मौजूद हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के कैंपस में और यहाँ के स्टूडेंट्स के साथ आइए शुरुआत करते हैं आज की न्यू इंडिया डिबेट। का मेरा पहला सवाल कि दुनिया का सबसे युवा देश है हमारा भारत, और उस देश के युवा नागरिक होने के नाते आपकी बजट से क्या उम्मीदें हैं? सबसे पहला ये है कि जो आईटी स्लैब है वो इंक्रीज़ हुए जानी चाहिए इस बार बजट में। सेकंड, जो टैक्स डिडक्शंस हैं उनको भी इंक्रीज़ किया जाना चाहिए। एंड जो थर्ड मेजर मेरा एक्सपेक्टेशन है दैट इज़ कि जो एक्साइज ड्यूटी है गोल्ड पे उसको कम किया जाना चाहिए, सो दैट कि स्मगलिंग एंड जो ब्लैक मनी हमारे कंट्री में जेनरेट हो रहा है इतने साल से वो कम हो। अब इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए हमें और NITs और IITs ओपन करनी चाहिए। इसके लिए हमें बजट को और ज़्यादा पैसा एजुकेशन डिपार्टमेंट में देना पड़ेगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी लाई गई है, तमाम सारी कोशिशें की गई हैं, फिर भी क्या कमी लगती है शिक्षा व्यवस्था में? Most of these institutions are located in some parts of the country, but I would say that like these institutions should be opened in the remote areas as well. So funds should be allocated to open these like great institutions in those parts of the country. मैं बिहार से आता हूँ, मुझे दिल्ली आना पड़ रहा है, तो मैं चाहता हूँ बिहार में भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस खुले ताकि हम वहीं पे रह के पढ़ सकें। कंपनीज़ को रिक्वायरमेंट होती है स्किल्स की, तो वो स्किल्स पहले से ही अगर हमें लोग सिखाएं और ताकि हम प्रिपेयर्ड रहें। आर्टिस्टिक जो इंडिया में टैलेंट है वो बहुत बड़ा है, बट वो इजीली एक्सप्लोर नहीं हो पाता और उसके अपॉर्चुनिटीज़ कम है, तो उसको प्रमोट करने के लिए वर्कशॉप्स के में आई थिंक बहुत बड़ा बजट का एलोकेशन होना चाहिए। ओके। टीचर्स की एफिशिएंट ट्रेनिंग नहीं है, ठीक है, तो सबसे पहले उतना रिसोर्सेज, उतना एफिशिएंट ट्रेनिंग टीचर्स को मिलनी चाहिए, जिससे तभी तो वो बच्चों को जो नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग जो किताबों में चीज़ें हैं, एडवांस चीज़ें हैं, वही सिखा पाएंगे, तभी बच्चे अपने खुद सेल्फ डेवलपमेंट कर पाएंगे। क्योंकि मेरे हिसाब से नई शिक्षा नीति का सबसे मेन उद्देश्य है वो बच्चों के लिए रोजगार जो है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना है। तो अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है और अगर बच्चे को शुरुआत से ही उसकी नींव मजबूत करनी है, तो सबसे पहले टीचर को समझना होगा, ये चीज़ें उनको ट्रेनिंग दी जाए जिससे कि उन्हें पता हो कि बच्चे को फिर हम उसकी नींव किस तरह से मजबूत कर सकते हैं और उसके लिए बहुत सारी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कैसे जनरेट कर सकते हैं, जिससे कि बड़े होकर वो अपने मनचाही चीज़ें कर सकें। बहुत अच्छा सुझाव है। सर, दूसरा क्षेत्र हमारा ये हो सकता है कि जैसे हेल्थ सेक्टर में, क्योंकि हमने देखा अभी जैसे कोविड के दौरान बड़ी से बड़े कंट्रीज़ के इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो गए, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए उन्हें इस क्षेत्र में भी काम करना चाहिए। साथ ही में जैसे अगर हम अभी के अपनी डिडक्शंस देखें, फॉर एग्जांपल ATC, ATCC, ये सबको मिलाकर बहुत ही कम लिमिट है, और अगर हम अभी अपना इन्फ्लेशन रेट देखें उस हिसाब से अगर हम चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस देखें तो वो ₹100 पर मंथ फॉर 2 चिल्ड्रन है, तो बट वो बहुत कम है। पिछले बजट में जैसे ऑनलाइन यूनिवर्सिटी का भी जिक्र किया गया था। ठीक है, हम बात कर रहे हैं अभी कि हमें नींव स्ट्रॉन्ग रखनी चाहिए, बट अब जो लोग उनसे निकल चुके हैं, उस स्टेज से निकल चुके हैं, हमारी एज के, उनके लिए स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज हो सकते हैं। एक इन्वायरमेंट क्रिएट करने की ज़रूरत है रिसर्च के लिए अमंग द यूथ। वी से दैट वी आर द मोस्ट युवा देश ऑफ द कंट्री, बट हमारी क्या युवा सच में रिसर्च की और बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है? कोई पॉजिटिव
कंट्रीब्यूशन कर रही है इस इकॉनमी के लिए नहीं कर रही है, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और हेल्थ के क्षेत्र में एक इशू जो मुझे बहुत पर्सनली लगता है, मोस्ट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज़ अंडर इंश्योर्ड टिल नाउ। हेल्थ इंश्योरेंस कुड बी अ नेक्स्ट स्टेप इन दिस डायरेक्शन, जहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस अब जितने भी देखो बाहर के देशों के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस बहुत बड़ा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करता है फॉर एनी डेवलपमेंट ऑफ एंड इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ मेनी पीपल। सो हेल्थ इंश्योरेंस इज़ वन थिंग जो शायद इस बजट के अंदर कहीं ना कहीं आना चाहिए, जिक्र होना चाहिए। ग्रामीण इलाकों में या फिर जो रिमोट एरियाज है, हमारे पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर शिक्षकों की उपलब्धता कैसी है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसको आप कैसे देखेंगे? जो डिस्पैरिटी है अर्बन और रूरल डिवाइड जो आप बात कर रहे हैं, पर इसमें मुझे लगता है जो सबसे महत्वपूर्ण सॉल्यूशन जो हो सकता है वो है टेक्नोलॉजी, क्योंकि शिक्षक हर जगह उपलब्ध नहीं हो सकता है। मटेरियल जो आपको वो ट्रांसफ़र करना है या जो पुस्तकें एक जगह से दूसरी जगह भेजनी है, उसका जो सबसे कम समय में जो इसका समाधान है वो है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। और टेक्नोलॉजी में हमें ये समझना होगा कि टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ ये ना हो गया कि इंडिया जो है एक एजुकेटेड लेबर मार्केट की तरह कन्वर्ट हो जाए। कोडर की भूमिका से निकल के हमें एजुकेशन में हमें एक इनोवेशन की ज़रूरत है। हमारे बच्चे आउट ऑफ द बॉक्स सोचें, क्रिएटिवली सोचें और नए नए प्रोडक्ट डेवलप करें, और वो सिर्फ कॉर्पोरेट वर्ल्ड की प्रॉब्लम को ही सोल्व ना करें। और ये जो ग्रास रूट प्रॉब्लम जैसे आपने बताई, शिक्षा, हेल्थ, गवर्नेंस, इसमें एनालिटिक्स कैसे यूज़ किया जाए, इसमें बहुत ज़रूरी है कि इसका टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन निकाला जाए, जिससे ये जो अर्बन रूरल डिवाइड है शिक्षा के क्षेत्र में, इसको कम किया जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है। वर्ल्ड वाइड इंडियन लॉजिस्टिक है वो 4.3 ट्रिलियन की है इंडस्ट्री पूरी, और इंडिया का जो कॉस्ट पड़ता है लॉजिस्टिक्स में वो लगभग 16% पड़ता है, और हमारा जो टारगेट है 2030 तक उसे 8% तक लेके जाना है। और अगर हम इस पे एक्सपेंडिचर करेंगे, जैसे अभी भारतमाला है, ये सारी जो योजनाएं हैं सरकार की, अगर उस पर एक्सपेंडिचर और बढ़ेगा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो इनकम इनइक्वालिटीज़ है, इससे जॉब्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आएंगे हमारे देश में, और इससे इनइक्वालिटी रिड्यूस होगी, तो हमारे जो गैप है जो अमीर और गरीब का, वो कम होगा। भारत जैसे देश में ये समझिए आप कि हमारे देश को विकासशील से विकसित भारत यदि बनाना है तो उसमें अलग अलग क्षेत्रों में हमें मिलकर काम करने की ज़रूरत होगी। मसलन सरकार ने गति शक्ति योजना या फिर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, ये तमाम सारी ऐसी प्रयास हैं जिनके ज़रिए हम हमारा जो आधारभूत संरचना है, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको हम बेहतर बना सकते हैं। ये कितना ज़रूरी है और ये कितना मददगार होगा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करने। लोगों की प्लेसमेंट नहीं लग रही है, कंपनीज रिसेशन आ रहा है, हायरिंग फीसेस लग रहे हैं, आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, तो उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट को स्कीम्स निकालनी ही पड़ेंगी। अगर हम गति शक्ति और इन सारे प्रोजेक्ट्स की बात करें तो हमने रिसेंटली देखा था कि अभी जो रशिया यूक्रेन क्राइसिस हुआ था उसमें काफ़ी लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स हुई थी, जिसकी वजह से ओवरऑल वर्ल्ड में इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ गया था। स्पेशली इंडिया को कुछ ऐसी कंट्रीज़ जैसे चाइना पे रिलाई करना पड़ा था मेडिकल इक्विपमेंट सोर्स करने के लिए, इवन दो हमारा उनसे कुछ काइंड ऑफ ट्रेड वॉर चल रहा है एंड वी डोंट वांट टू रिलाई ऑन देम, येट हमारी एक मजबूरी बन गई थी। एंड इन व्यू ऑफ ऑल ऑफ दिस हमने अभी डिसाइड किया है, जैसे अभी रिसेंटली वेदांता और फॉक्सकॉन का मर्जर हुआ है और उन्होंने वो गुजरात में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री ला रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि उसकी कितनी रिक्वायरमेंट है और ऑन अ ग्लोबल लेवल हम लोग कितने वल्नरेबल है दूसरी कंट्रीज़ पे इन सारे एसेंशियल रॉ मटेरियल्स के लिए, जिनका एक बहुत ही इफेक्ट होता है बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ पे, जैसे ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज। तो इसलिए गति शक्ति और जैसे मल्टी मोडल प्रोजेक्ट्स जो गवर्नमेंट ला रही है वो नीड ऑफ द आवर है। भारत को भी ज़रूरत है कि वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करे, और साथ ही साथ अगर हम देखें कि स्वास्थ्य की तरफ हम देखें तो हमें और हॉस्पिटल्स जैसे एम्स है अभी भी वो डेवलप हो रहे हैं, बट और क्षेत्रों में भी डेवलप होना चाहिए। इससे और भी फ़ायदे होंगे कि एक तो बच्चों को और मेडिकल शिक्षा, जो कि आजकल बहुत ही एक महंगा माना जाता है, तो उसकी कॉस्ट कम हो सकती है। और साथ ही साथ अगर हम देखें मेडिकल टूरिज्म जो है, इंडिया एक हब माना जाता है मेडिकल टूरिज्म के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सस्ते में इलाज होता है, जबकि हम माना जाए अगर दूसरे देशों से देखा जाए तो वो एक साधन बन सकता है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, उससे नौकरी भी बढ़ेगी, बच्चों की शिक्षा के लिए भी एक साधन बन पाएगा, और साथ ही साथ टूरिज्म डेवलप होगा तो फॉरेन एक्सचेंज भी आएगा। अगर हम देखें तो कुछ 10.5 लाख लोग बैठते हैं हर साल नीट के लिए, जिसके लिए सिर्फ 1 लाख मेडिकल सीट्स है। उसमें से भी अगर हम लोग गवर्नमेंट की मेडिकल सीट्स देखें तो वो और भी कम है। तो हमारी कंट्री में एजुकेशन, अगर हम मेडिकल सेक्टर की बात करें तो इट्स लाइक 1 करोड़ फॉर 5 years, जो बहुत सारी मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती है। इसलिए वो रशिया यूक्रेन ऐसी चाइना जैसी कंट्रीज में कम पैसों में शिक्षा मिल जाए, 20-25 लाख में आपका मेडिकल का पूरा हो जाता है। आपको एक फॉरेन यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलती है जिसकी यूनिवर्सल रिकग्निशन है। डिफेंस सेक्टर
के बजट को लेकर के क्या सुझाव आप दे सकते हैं? मुझे लगता है कि डिफेंस सेक्टर में भी जैसे आपने कहा कि इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है, स्पेशली जैसे इंडियन ओशन रीजन है, वहाँ पे हमारा 70% ऑफ द गुड्स जो है उसी से ही क्रॉस करते हैं। हमारे ट्रेड है, ऑयल है, ऐसे बहुत सारे स्ट्रेटिजिक, बहुत ही एक स्ट्रेटिजिक फैक्टर है वो हमारे लिए, हमारी कंट्री के लिए। जैसे चाइना अपनी बहुत ज़्यादा प्रेजेंस जो है वो इंडियन ओशन रीजन में बढ़ा रहा है, तो उस हिसाब से हमारी फोर्सेस वहाँ पे हैं, इंडियन आर्मी है वहाँ पे, नेवी है, लेकिन गवर्नमेंट को उनको बहुत ज़्यादा स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी देने की और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा नीड है और इंडिजिनस ही होना चाहिए। और अगर जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी है तो लेस देन 1% ऑफ GDP जो है हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ जाता है, लेकिन अगर हमारा एटलीस्ट 3% ऑफ द GDP जैसे डेवलप नेशंस का है तो वो हमारा एटलीस्ट 3% ऑफ GDP रिसर्च एंड डेवलपमेंट में होगा, तो जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी हम डिप्लॉय कर पाएंगे उतना ही ज़्यादा हम अपने डिफेंस को और इम्प्रूव कर पाएंगे। जो मैरी टाइम हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर भी काफ़ी फोकस करना चाहिए, क्योंकि 90% ऑफ ट्रेड जो है वो मैरी टाइम ट्रेड होता है इंडिया का और 70% वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। तो जैसे ये सागरमाला प्रोजेक्ट है और भारतमाला प्रोजेक्ट है, पर्वतमाला प्रोजेक्ट है, रूरल एरियाज़ को जोड़ने के, पोर्ट से जोड़ने के जो वो है, तो उन पर काफ़ी फोकस होना चाहिए ताकि हमारे एक्सपोर्ट्स भी बढ़ें और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमारा डेवलप करें। पहले कैसे होता था कि पूरा जो इंडिया था मैक्सिमम वो डिफेंस सेक्टर में मैक्सिमम इंपोर्ट्स पे ज़्यादा डिपेंड रहता था, लेकिन हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो है कि जो सरकार है वो मेक इन इंडिया में ज़्यादा फोकस कर रही है। इसका मतलब है कि हम जितना ज़्यादा हम आत्मनिर्भर होंगे इस क्षेत्र में, उतना ही हम जो है पूरे विश्व में अपनी संप्रभुता को स्थापित कर सकेंगे। ठीक है, वैश्विक स्तर पर निश्चित रूप से भारत की स्थिति मजबूत हुई है, लेकिन उसको और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। और इन सब के साथ साथ जो देश का युवा है वो देश के बजट के बारे में क्या सोचता है, इसकी पड़ताल करने के लिए हम आप लोगों के बीच में क्या कहेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के बजट के अंदर सबसे ज़्यादा हिस्सा डिफेंस का होता है, तो जैसा कि हमने देखा है आज की सरकार यह चाहती है कि जितनी भी डिफेंस की इक्विपमेंट्स हैं वो ज़्यादातर भारत के अंदर ही डेवलप हो। इसी को चलते अभी पीछे हमने देखा है कि करीबन 107 राइफ़ल और मशीन गन्स के ऊपर बैन लगा दिया गया है जो बाहर से इंपोर्ट होंगी। तो ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले टाइम के अंदर हमारे भारत देश में भी रफाल और ऐसे तेजस विमान जैसे और विमान उड़ेंगे और बनेंगे भी। आज जो नई शिक्षा व्यवस्था है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी और जो न्यू लॉजिस्टिक पॉलिसी जो रिसेंटली प्रधानमंत्री जी द्वारा लॉन्च की गई है, उससे काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो हम देख ही सकते हैं। तो एक तरफ तो आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी ला रहे हो और एक तरफ आप बजट डिक्रीज़ कर रहे हो, और अब देखा जाए कि बाहर सस्ता तो है नहीं पढ़ाई, महंगी है यहाँ से इंडिया से, लेकिन फिर भी इतना ब्रेन ड्रेन क्यों हो रहा है, इतने लोग बाहर क्यों जा रहे हैं? कब तक आप डेवलपिंग कंट्री रहोगे? डेवलप मतलब कब बनोगे? जय जवान जय किसान बोलते हैं तो हम किसान के ऊपर तो इतना फोकस कर ही नहीं रहे हैं। उसको गवर्नमेंट हर साल सब्सिडी वगैरह दे देती है, बट किसान को एजुकेट करने की ज़रूरत है ताकि उन्हें इन सब्सिडीज़ पे डिपेंड ना रहना पड़े, उसके बाद खुद स्किल्स हो। मतलब जैसे गवर्नमेंट जो है कुछ इंस्टीट्यूशंस वगैरह सेटअप कर सकती है जो उनकी सॉइल को टेस्ट करके बताए कि इतना फर्टिलाइज़र डालना चाहिए। मतलब अगर हम एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट करें तो हमारा हेल्थ और अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम भी ठीक हो सकती है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि आजकल एग्रीकल्चर में फर्टिलाइज़र बहुत एक्सेसिव यूज़ हो रहा है, तो अगर गवर्नमेंट ऐसे यस तो अगर मतलब ऐसे इंस्टीट्यूट्स लगाए जाएँ, मतलब सेटअप हो जाए रूरल एरिया में, और वो फार्मर्स को ऐसे सजेस्ट करें कि आपकी सॉइल में इतना % ये रिक्वायर्ड है, इतना ही पोटेशियम डालो, ज़्यादा डालोगे तो उससे फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा। तो ऐसा कुछ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ सब्सिडी देने की। सर मैं गवर्नमेंट को 2-3 सलाह देना चाहूँगा। 5-6 सालों का जो मैंने बजट एनालिसिस किया है उसमें ये देखा है कि डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन, इसको लेकर के माइनॉरिटी सेल, स्ट्रेटजिक सेल के नाम पे सरकार बहुत सारे फंड जुटा रही है अपने रिसिप्ट साइड में, आगम साइड में, और उसको तर्क दे करके जस्टिफाई करती है कि अभी वो टेम्प्रेरी जो है ना हम इसको कर रहे हैं, और गति शक्ति योजना और जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रही है सरकार, इससे फ्यूचर में रेवेन्यू ग्रोथ होगा और सरकार फिर बाद में इस चीज़ को रिकवर कर लेगी। लेकिन सरकार को सबसे बड़ा ध्यान इस बात पर देना चाहिए कि क्या ये उनका स्ट्रेटजिक सेल ये उनको लूज कॉन्फिडेंस को नहीं दिखाता है। तो इसको लेकर के मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को जैसे ऐसी पब्लिक बेनिफिशियल गुड्स है, जैसे कि इंडिया का योगा है, क्लासिकल सिंगिंग है, इस तरह से इंडिया के पास ऐसी इनहेरेंट सर्विस है जिसकी वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा डिमांड है और बहुत सारे लोग उसको जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट इसको अपने लेवल पे एक सर्विस को पूरे वर्ल्ड में प्रमोट करने के लिए एक एजुकेशनल बैकग्राउंड बना करके उसको डिलीवर करे, और कोई प्रोडक्ट ऐसा जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का लॉन्च किया उन्होंने, तो क्या 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्किल के लेकर के बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन नहीं बना सकते हैं कि एक स्किल एक डिस्ट्रिक्ट में हो जिसपे पूरे वर्ल्ड के लोग या इंडिया
के लोग आकर के वहाँ पे वो स्किल सीखें। और जैसे कई बार क्या होता है कि हम लोग पढ़ लिख के आते हैं तो हम लोग अपना स्किल मैप कर लेते हैं, लेकिन जो अनपढ़ लोग हैं, हमने IIT बनाए, IIM बनाए, लेकिन क्या हमारा प्राइमरी स्कूल उस लेवल का है? तो हमारे जो रूट उसको उठ करके वहाँ से आ रहा है, और बहुत सारी अनपढ़ आबादी है, और डिजिटल जो डिवाइड है उसको पूरा करने के लिए हमको स्किल सेट पे ऐसे काम करना होगा कि कोई भी आए 2 महीने के लिए वहाँ रहे, सीख करके उसके बाद वो एम्प्लॉयबल हो। और इसको लेकर के पूरे इंडिया में कम से कम 1000 सेंटर बने। इसके लिए पब्लिक को फंड एलोकेट करना चाहिए सरकार को। और ये फंड आएगा कहाँ से? इसको फंड के लिए सरकार एक प्रोडक्ट अपने हिसाब से लॉन्च करे, सिर्फ प्राइवेटाइजेशन ना करके छोड़ दे। एक प्रोडक्ट कम से कम जिम्मेदारी ले वो, और अपने लेवल पे एक एजुकेशन का जो मैंने कहा क्लासिकल सिंगिंग, योगा, इसको पूरे वर्ल्ड में प्रमोट करे, उससे रेवेन्यू जनरेट करे। हाँ, जैसे युवाओं को स्किल डेवलप करने के लिए बहुत पहले एक बार योजना आई थी केंद्र सरकार की, स्किल डेवलपमेंट इंडिया का करके, लेकिन वो अभी तक धरातल पर उतर नहीं पाई है, क्योंकि हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है। अभी गांव में चले जाओगे तो आपको 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती है, और कंप्यूटर्स और ये सब चीज़ की मतलब बहुत कमी है अभी गाँव में। तो सरकार को ऐसी नीति लानी चाहिए कि हर गाँव तक मतलब, क्योंकि हम भारत गाँवों का देश है बोला जाता है, तो हर गांव तक अच्छा मतलब कंप्यूटर का और ये क्या बोलना IT का पहुँचे। दूसरी चीज़, जैसे सरकार सिर्फ नीति बदल देने से शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से नहीं बदल सकती है। उसके लिए सबसे बेसिक मेन फाउंडेशन होता है कि जो हमारा जो सिलेबस है आज के हिसाब से, जैसे मतलब कि हम लोग पुराना ट्रेडिशनल सिलेबस पढ़ते हैं, जो नई तरह के जो जॉब ओरिएंटेड सब्जेक्ट हैं उनको इंट्रोड्यूस करना चाहिए गवर्नमेंट को, जो सिलेबस है, और उससे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को स्किल डेवलप हो और नया रोजगार मिले। सर मैं कहूँगा कि हंगर इंडेक्स में इंडिया आज भी बहुत पूरा परफॉर्म कर रहा है, और सरकार इतना प्रोग्राम करने के बाद औपचारिक रूप से चाह रही है कि हम गरीबी खत्म करें, लेकिन वो नहीं कर पा रही है। तो इस औपचारिक और अनौपचारिकता के बीच का जो अंतर है ना, वो ऐसे कर सकती है कि हम UPSC में एक पूरा स्ट्रीम एक सर्विस कर सकते हैं। जैसे CBI है, वो ढूंढती है क्रिमिनल को, क्यों ना हम ऐसा गरीबी को ढूंढने के लिए एक बड़ा सा प्रोग्राम बनाएं, और उसमें एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगा, लोग उसमें जॉब के लिए UPSC में ट्राई करेंगे, और गरीबी को लेकर के उसको ढूंढ के उनको फिर प्राइज़ देंगे। उसको मतलब गरीबी को पूरा दूर करने के लिए उनके पास पूरा मैप होना चाहिए कि रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा कैसे दें कि उनकी गरीबी दूर हो सके। गरीबी को ढूंढ के उसको खत्म करने वाला कोई प्रोग्राम लॉन्च करना चाहिए सरकार को, उससे फंड एलोकेट करना चाहिए। क्यों हम इस हंगर इंडेक्स में इतना पीछे हैं? ये किसके लिए हम कर रहे हैं डेवलपमेंट? सरकार को इसके पक्ष में UPSC में कोई एक बनाना चाहिए इसका लाइन। ये बहुत ही अच्छा सुझाव है। देखिए, भारत वो देश है जहाँ पर आज भी गरीबी और भुखमरी की वजह से ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पाती है, और कोशिशें लगातार हर स्तर पर जारी हैं। लेकिन हमें ये जो वास्तविकता है हमारे देश की, ये जो अंधेरी को बताती हुई तस्वीर है, इसको हमें बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। एक आम आदमी का जीवन स्तर बेहतर हो, इस तरीके का बजट से उम्मीदें होती हैं। आप क्या कहें? मैं पहले तो ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को 3 सेक्टर पे ध्यान देना चाहिए, हेल्थ सेक्टर पे, और GST को कम करना चाहिए, ताकि लोग ज़्यादा घर खरीद पाएँ, और उनको इंसेंटिव्स मिलने चाहिए लोगों को, ताकि रेट कम हो, इन्फ्लेशन कम हो, और इंटरेस्ट रेट जो भी बैंक चार्ज कर रही है वो कम हो, ताकि लोग ज़्यादा घर ले पाएँ और ज़्यादा रोज़गार आए मार्केट में। ठीक है। हम सब ने यहाँ पे बात की है कि एजुकेशन सेक्टर में सब इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। बहुत से सेक्टर्स की हम सब ने बात की, बहुत सारे सब सुझाव भी दिए, पर हम सबको एक बात नोट करनी चाहिए कि हमारा जो इम्पोर्ट बिल है ऑयल का, वो $130 बिलियन का है आज के डाटा के हिसाब से। जब तक हम अपना ऑयल का इम्पोर्ट बिल नहीं कम करेंगे तो हम ये सब बातें करना सही नहीं लगता, क्योंकि हम जितना मर्जी एजुकेशन परसेंट बजट 1% बढ़ा लें, 1% कम कर ले, 2% बढ़ा ले, 2% कम कर ले, जब तक हमारा ऑयल का जो इम्पोर्ट बिल है और जो चाइना से हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो कम नहीं होगा, तब तक हम एजुकेशन सेक्टर इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते। बोलने के लिए यहाँ पे सही है, और जब तक जो सरकार है वो ऑयल का ऑल्टरनेटिव उस पर अपना और फोकस करे। जहाँ तक मुझे लगता है इस बजट में जब ऑयल का जो ऑल्टरनेटिव है, इथेनॉल या फिर इलेक्ट्रिसिटी पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। ठीक है, आप कुछ कह रहे थे कि काम हो रहा है? जी, इस पर काफ़ी काम हो रहा है। जैसे हाइड्रोजन के लिए सरकार ने लॉकेट किया है, फिर एथेनॉल का प्रोडक्शन भी बढ़ाया है, सोलर पैनल पे इंडिया जो है पूरा लीडर है वर्ल्ड का। काम बहुत अच्छा चल रहा है सरकार का। इसमें मैंने इसलिए कोई ज़्यादा सुझाव नहीं दिया, बहुत अच्छा है। ऑयल कट भी होगा, फ्यूचर नहीं है ऑयल का, जो है अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी ही है। इस पर सरकार का बहुत अच्छा काम चल रहा है, इसमें बहुत ठीक है। लेकिन इन सब के साथ साथ देखिए, गरीबों की बात यहाँ पर हुई है और उनके लिए तमाम सारी योजनाएं भी हैं, लेकिन एक बजट से जिस तबके को सबसे ज़्यादा उम्मीद होती है वो तबका है मध्यम वर्ग, यानी कि मिडिल क्लास और निम्न मध्यम वर्ग, लोअर क्लास। इसको कैसे हम खुशी दे सकते हैं? क्या सुझाव वो आपके हो सकते हैं? आई थिंक देयर इज़ अ गैप इन क्रेडिट अवेलेबिलिटी, लाइक स्मॉल टिकट क्रेडिट अवेलेबिलिटी इन इंडिया। सो लाइक if a middle class person want to
like start a business. So like they don't have like small ticket credit in India. So like they should focus on that also. जो हमारी गवर्नमेंट नहीं, लेकिन देखिए बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, पर मुझे लगता है कि समस्या यह है कि या तो उन लोगों को उसकी जानकारी नहीं है कि इसको अवेल करने का, इसका फ़ायदा उठाने का तरीका क्या है, क्या या तो उनके इम्प्लीमेंटेशन पर काम ज़्यादा बेहतर हो, ताकि योजना तो है लेकिन वो लोगों को मुझे लगता है जानकारी नहीं हो. Also, like India is like, if you take Gujarat model, they are more, it follows a trickle down economy. So like they think that investing from like top class, like they provide subsidy and all to like infrastructure. So they believe that it will go like to down in the economy, but it doesn't happen. Like theory wise it is correct, but like practical it's not happening. मैं कहना चाहूँगा बेसिकली 3 चीज़ें हमको नोटिस करनी चाहिए. सबसे पहले है फिस्कल डेफिसिट, दैट इज़ वित्तीय घाटा. तो वो अभी 7.8 था लास्ट ईयर %, जो हमें इस बार 6.2 लेके आना चाहिए. अगर 6.2 की रफ्तार से हम चलेंगे तो नेक्स्ट ईयर हम 5.5 टारगेट कर सकते हैं, फिर 4.8 कर सकते हैं. बिकॉज ऑफ डैट 5 ईयर्स का अगर आप टारगेट लेंगे 5 मिलियन, जो हमारी 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने का टारगेट है, वो तभी ही अचीव हो पाएगा. ऑलरेडी हम 5 ईयर्स लेट है. 2024 हमारा टारगेट था 5 ट्रिलियन का, अब 2029 एक्सपेक्टेड आ रहा है. तो अगर वित्तीय घाटा ही हमारा बढ़ता जाएगा तो फिर हम 2035 तक जाएंगे 5 ट्रिलियन के लिए. तो अगर हम वर्ल्ड की आज 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है तो हम फिर और नीचे आ जाएंगे. तो सबसे पहले इसका ध्यान देना है. दूसरा, इस बजट में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो रेल बजट भी निकालेंगे. तो रेल बजट में जब उन्होंने लास्ट ईयर 100 वंदे भारत एक्सप्रेस जो ट्रेन बोली है अलॉट करने को, इस बार उनको उसको डबल करना चाहिए. स्लीपिंग वाली भी लानी चाहिए और उसमें एक ऐसा सेक्शन रखना चाहिए जो हमारा पहले स्लीपर क्लास होता था वो नॉर्मल इसमें आना चाहिए, जिससे जो गरीब गाँव का लोग है उसको भी वंदे भारत एक्सप्रेस जो है ऑप्शन मिल सके. और तीसरा है हेल्थ सेक्टर, जिस पे इस टाइम पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, जो कि हम जहाँ लैग कर रहे हैं. बहुत अच्छा सुझाव है. ये फिस्कल डिफिसिट को कम करना होगा तभी बेहतर कर पाएंगे. आप क्या कहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि बहुत लोग जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, ये पढ़ाई शुरू करते हैं, लेकिन पढ़ाई ख़त्म होने के बाद नौकरी मिलना थोड़ा मुश्किल होता है. तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसको गवर्नमेंट को देखना है, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो छोटे परिवार से होते हैं और मेहनत करके फिर पढ़ाई करते हैं, लेकिन कभी कभी उन्हें फंड नहीं मिलता. तो गवर्नमेंट को नए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लाने चाहिए ताकि सभी का फ़ायदा और देश भी आगे बढ़े. मेरे हिसाब से जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स जो है, जो कि लंबे समय के लिए जो निवेशक जो इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में, अगर उसको सरकार कुछ प्रस्ताव लाके इस बजट में कम करती है तो ये इंकरेज करेगा लोगों को कि भारत की इकोनॉमी में लंबे टाइम तक वो निवेश करेंगे. तो इससे क्या होगा कि देश में कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ेगा, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा और ये स्टेप हमें भारत को 5 ट्रिलियन मार्क तक ले जाने के लिए काफ़ी हेल्प करेगा. किसानों को मजबूती मिले, कैसा बजट हो ये? सर, मैं ये चाहती हूँ कि हमें एग्रीकल्चर फील्ड में टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट पे फोकस करना चाहिए अभी, क्योंकि फार्मर्स इतने साल से काम तो कर ही रहे हैं. अगर हम इसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी. सबसे पहले तो हमें ये प्रमोट करना चाहिए कि फार्मर्स मशीनरी का यूज़ करें, इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ करें. इससे 2-3 चीज़ें होंगी. पहला तो कि एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी एंड जो वेस्टेज हो रही है वो कम होगी. अगर फार्मर्स को हम प्रमोट करें कि वो मशीन्स खरीदे तो उस मशीन्स में हमें रिबेट भी देना चाहिए, सो दैट कि उनको एक स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस आए कि हाँ सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है. तो मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ सरकार को इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए फार्मर्स के प्रति भी, क्योंकि हेल्थ एजुकेशन पे ऑलरेडी हो रहे हैं काफ़ी. तो आई विश कि ये चीज़ें अब सरकार कंसिडर करे एग्रीकल्चर फील्ड में. देखिए, सबसे बड़ा जो मुद्दा है हमारे किसानों के लिए वो है कि उन्हें उसका उचित मूल्य नहीं मिलता है अपने फसलों का. वो कुछ भी प्रोडक्ट अब प्रोड्यूस कर लें भले, लेकिन उनको उसका उचित मूल्य नहीं मिलता है. तो सबसे पहले सरकार को ये करना चाहिए कि उन्हें पता करना चाहिए कि कौन से सीज़न में कौन से फसलों की ज़्यादा मांग है और डिमांड के अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्शन करना चाहिए, क्योंकि हमें सब भी पता है कि डिमांड एंड सप्लाई का जो मैकेनिज़्म है उसके अकॉर्डिंग ही प्राइस डिसाइड होता है. तो हमें डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करना चाहिए. और दूसरी चीज़ ये भी है कि हमें किसानों के लिए दूसरे अदर सोर्सेज ऑफ इनकम भी जनरेट करने चाहिए. जैसे अभी बात चल रही है रिन्यूएबल एनर्जी की, सोलर पैनल्स लगाने की. तो अभी हमारे इंडिया में इतने लैंड भी अवेलेबल नहीं है जहां हम इतने सोलर पैनल्स लगा सकें. तो कहीं ना कहीं हम एक ये कर सकते हैं कि किसानों के खेती वाले लैंड पे ही हम सोलर पैनल लगा सकते हैं और नीचे खेती की भी व्यवस्था कर सकते हैं. एक तरीके से रूफ टॉप टाइप
सोलर पैनल लगा के, जो कि डबल सोर्सेज ऑफ इनकम किसानों के लिए भी होगा, जिससे खेती भी हो सकती है और रिन्यूएबल एनर्जी भी प्रोड्यूस होगा, जो कि हमारे इस समय देश की मांग भी है। सिर्फ देश की नहीं, पूरे दुनिया में मांग है कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा एक इंसेंटिव हो सकता है किसानों के लिए आगे बढ़ने में। सर मेरा मानना है भारत किसानों का देश है, और अब जो कोरोना के बाद का जो समय है, और कोरोना में सबसे ज़्यादा आहत भी किसान ही हुए थे, तो हम भारत सरकार को ऐसी स्कीम्स, ऐसी इंसेंटिव्स प्रोग्राम लानी चाहिए जो किसानों को मदद करें। और एक चीज़ है, जैसे कि सरकार ऐसी योजनाएं ला सकती है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करे, जो कि स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। जैसे हम इसका एग्जांपल हम सिक्किम से देख सकते हैं, जहाँ पे अब 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। तो इस चीज़ को अगर हम पैन इंडिया बेसिस पे ले जा सके और ऐसे एक्सपोर्ट कर सके जो विदेशों में भी जाए और विदेशों के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को भी मैच करे, तो हमारा एक्सपोर्ट भी काफ़ी बढ़ेगा और इससे हमारे देश की प्रगति भी होगी। मेरा ये मानना है। आपकी बजट से क्या उम्मीद है? सर मेरी उम्मीदें ये है कि नई शिक्षा नीति लागू हो रही है और उसमें पीएचडी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, बट पीएचडी को इंपॉर्टेंस देने के बाद भी वो सीटें वहीं की तहीं बनी हुई हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पीएचडी करना भी चाहते हैं, शोध में बहुत रुचि भी रखते हैं, बट क्योंकि अपॉर्चुनिटी ना होने की वजह से, उच्च अवसर ना मिलने की वजह से हम सब पीएचडी नहीं कर पाते हैं कई बार। तो अगर पीएचडी को इम्पोर्टेंस दी जा रही है तो उसके लिए सीट्स भी इंक्रीज़ करनी चाहिए। तो लाइक पिछली बार भी अगर हम देखें तो अगर हम कॉमर्स डिपार्टमेंट की बात करें, देवर ओनली 40 सीट्स और अभी भी सीट्स में कोई चेंज नहीं आया है। तो आई थिंक इस पे काम करना चाहिए, और अगर पीएचडी को इम्पोर्टेंस दी जा रही है तो के लिए अच्छे अवसर भी मिलने चाहिए, और अच्छी रिसर्च करने के लिए जो टेक्नोलॉजीज़ चाहिए होती है वो भी अभी नहीं अवेलेबल है काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में, तो वो भी हमें अवेलेबल करानी चाहिए। नंबर 2 मेरी है कि अगर जैसे जो भी हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, तो पीछे मेरा एक रिसर्च हुआ था जिसमें हमने देखा था कि टेक्नोलॉजी का कितना यूज़ किया जा रहा है। तो टेक्नोलॉजी के यूज़ में भी अभी हम बहुत पीछे हैं। तो आईसीटी को एजुकेशन से और ज़्यादा इनकलकेट करना चाहिए, और टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, दोनों को ही मोटिवेट करना चाहिए ताकि वो टेक्नोलॉजी को सबसे ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि ज़्यादातर टीचर्स भी यूज़ नहीं कर पाते हैं बिकॉज उनके पास ट्रेनिंग भी इतनी अच्छी नहीं होती। लाइक ऑल टीचर्स डू नॉट प्रेफर टीचिंग ऑनलाइन, प्रोवाइडिंग ऑनलाइन मटेरियल्स। सो आई थिंक उसमें उन्हें ज़्यादा काम करना चाहिए। तो टेक्नोलॉजी को भी एजुकेशन से और ज़्यादा ऊंचे स्तर पर लेके जाना चाहिए, और पीएचडीज़ के लिए बहुत कुछ करना है अभी। अगर हम नंबर 1 बनना चाहते हैं इंडिया में इन टर्म्स ऑफ द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सो उसके लिए अच्छे अवसर और अच्छी सुविधाएँ भी देनी होती है। तो आई थिंक अभी वो बहुत कम है, और हमें अगर वर्ल्ड क्लास रिसर्च करनी है तो हमें वो सब सॉफ्टवेयर्स भी चाहिए, हमें सब टेक्नोलॉजी भी चाहिए। तो वो मेरी अपेक्षा है कि वो हमें अवेलेबल कराया जाए। ठीक है, देखिए तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, हमारे देश का जो डिफेंस सेक्टर है, हमारे जो अन्नदाता हैं, और जो हमारा मध्यम वर्ग है, हमारा जो निम्न मध्यम वर्ग है, और जो हमारे देश का गरीब तबका है, उसको कम से कम ऐसी सुविधाएं, ऐसी सहूलियतें हम इस बजट के ज़रिए दे सकें जिससे कि हमारे देश का समग्र विकास हो सके। निश्चित रूप से चुनौतियां बहुत ज़्यादा हैं। निश्चित रूप से आर्थिक क्षेत्र की बात करें, सामाजिक क्षेत्र की बात करें, हर क्षेत्र में समस्याएं हैं, लेकिन यदि बेहतर बजटीय आवंटन होगा और इसके साथ साथ यदि उनका जो क्रियान्वयन है, मतलब जिन मदों में जो बजट का पैसा जाएगा उनका सही तरीके से उसमें इस्तेमाल किया जाएगा, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि हम बेहतर भारत की तस्वीर को देख पाएँ। न्यू इंडिया डिबेट की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी दर्शक न्यू इंडिया डिबेट के हमारे इस एपिसोड को सनसेट टीवी के अलावा सनसेट टीवी के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।